हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 50 जो कि है सिल्विया प्लैथ एंड कन्फेशनल पोइट्री के बारे में। और इसमें कन्फेशनल पोइट्री को ना बहुत डिटेल से बताया गया है इस वाले यूनिट में। कैसे बिगिनिंग हुआ, ओरिजिन बताया है, इसमें पर्सनल थीम्स कैसे थे, उसमें फेल्ड रिलेशनशिप पे उन्होंने बोला है, फादर कॉम्प्लेक्स एक है, इसमें नर्वस ब्रेकडाउन्स हैं, सुसाइड, डेथ एंड डिजीज़ के बारे में बात की गई है, डिज़ायर टू शॉक, ये सब चीज़ें ना, मतलब 12 पॉइंट सब पॉइंट्स हैं इसमें। तो हम आज वन बाय वन ये फिनिश करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है इस यूनिट का यही है कि हम कन्फेक्शनल पोइट्री जो कि 1960s में स्टार्ट हुई थी, 20th सेंचुरी में, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सिल्विया प्लैथ और उनके पोएम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि सिल्विया प्लैथ्स वर्क विल बी प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्फेशनल पोइट्री ऑफ द 60s। सिल्विया प्लैथ का जो काम है वो कन्फेशनल पोइट्री के अंडर आता है और जो कि 1960s में स्टार्ट हुई थी। As her work is heavily autobiographical, there will be an outline of the major events of her life and how they influence her poetic sensibility. अब उनका जो सिल्विया प्लैथ का जो काम है ना, वो पूरा का पूरा ऑटोबायोग्राफिकल है। तो उसमें उनकी लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताया गया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कन्फेशनल पोइट्री। ये ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जब हम इसको बुक में पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है इतने सारे पेजेस हैं और समझ में नहीं आएंगे। बट इनको थोड़ा थोड़ा करके हम अगर सब टॉपिक एक एक पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। कन्फेशनल पोइट्री। The unit of Philip Larkin told us something about the poetry of the 50s in England, which came as a reaction to the dictates of Pounds and Eliot and the excesses of Dylan Thomas. जो 1950 तक की पोइट्री है ना, वो कैसी थी, जो कि और वो इंग्लैंड में किस तरह की थी, वो एज़रा पाउंड ने लिखी थी, टी.एस. एलियट ने लिखी थी और डायलन थॉमस ने लिखी थी। ठीक है। दिस रिएक्शन, और हम पहले वाले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं कि इनकी पोइट्री किस तरह की थी। दिस रिएक्शन अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड इंटेलेक्चुअल अकेडमिक पोइट्री टुक अनदर फॉर्म इन द यूएसए। और जस्ट वेट, तो उस टाइम की पोइट्री जो थी ना, वो इंटेलेक्चुअल थी, अकेडमिक पोइट्री थी और एस्टेब्लिश्ड पोइट्री थी, है ना। तो इसके अगेंस्ट जो है ये रिएक्शन हुआ था। तो वो फिर टुक अनदर फॉर्म इन द यूएसए में वो डिफरेंट फॉर्म थी, डिफरेंट फॉर्म में उसका मतलब उसके प्रति रिएक्शन था लोगों का। एंड फ्रॉम देयर ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड बाय सिल्विया प्लैथ, और वहाँ से यूएसए से वो सिल्विया प्लैथ के साथ इंग्लैंड आई थी। इस तरह की पोइट्री जो रिएक्शन था इस पोइट्री के अगेंस्ट। The poets involved in this reactionary movement came to be called the confessional poets. अब ये जो reactionary movement थी, इसके poets को confessional poets बोला जाता था। Heading the group was इसमें कौन कौन थे? रॉबर्ट लोवेल एंड थियोडोर रॉथके थे, दो पोइट मेन माने जाते हैं। यंगर पोइट्स लाइक सिल्विया प्लैथ एंड एनी सेक्सटन और सिल्विया प्लैथ जो है वो लोवेल के साथ पढ़े थे। एंड उन्होंने सेम वे से लिखना शुरू किया था, जो कि एंटी इंटेलेक्चुअल था। सब्जेक्टिव स्टाइल में उन्होंने लिखना शुरू किया था। अब सब्जेक्टिव स्टाइल का मतलब, जैसे ऑब्जेक्टिव स्टाइल होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल का मतलब होता है डिस्पैशनेट, उसमें वो अपनी फीलिंग्स नहीं डालते हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिव स्टाइल की बात होती है तो वो पैशनेट हो जाता है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तो उस तरह की पोइट्री उन्होंने लिखी थी। सो डिड जॉन बैरीमैन का नाम भी इनके साथ आता है। टुगेदर दीज पोइट्स इनिशिएटेड अ न्यू ट्रेंड इन पोइट्री, ग्लोरीफाइंग द पर्सनल एंड प्राइवेट, एक्सप्रेसिंग देयर इन अ मोस्ट सीक्रेट्स अलाउड फॉर ऑल टू हियर। तो ये जो पोइट थे, ये इन पोइट ने एक पोइट्री स्टार्ट की और उन्होंने पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें उन्होंने बताई और अपने इनर मोस्ट सीक्रेट्स थे वो जो ज़ोर से लोगों को बताया ताकि लोग उनको सुन सकें। तो इनकी पोइट्री जो थे सब्जेक्टिव स्टाइल की पोइट्री थी, रादर उससे पहले की जो पोइट्री थी वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल की थी। When Sylvia Plath married the English poet Ted Hughes and when Sylvia Plath married the English poet Ted Hughes and chose to
make her home in the United Kingdom, the confessional movement no longer remained confined to the American boundaries. उनकी मैरिज के बाद जब टेड हक से शादी कर ली थी, उसके बाद शी केम टू यूनाइटेड किंगडम, यूके आई, और इसी तरह से यूएसए से यूके कन्फेशनल पोइट्री आ गई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग. Around mid-century in the USA, a lot of changes were taking place. There was no single sudden radical change. The changes that were gradually working their way into the very vital of literature were slow but steady. तो मिड सेंचुरी में, मतलब 1950 के आसपास यूएसए में बहुत सारे चेंजेस हुए, और ये चेंजेस एकदम नहीं हुए, धीरे धीरे हुए. बिगिनिंग ऑफ द चेंज मे बी डिसर्न्ड इन द वर्क्स ऑफ पोइट्स लाइक रॉबर्ट लोवेल, एलन गिन्सबर्ग एंड थियोडोर रॉथके. तो ये जो पोइट्स थे ना, ये सारे अमेरिका के पोइट्स थे, जैसे रॉबर्ट लोवेल, एलन गिन्सबर्ग एंड थियोडोर रॉथके जो थे, तो ये अमेरिका के थे. तो वहाँ पे जो है ना उनकी पोइट्री में ये सब चेंजेस दिखना शुरू हो गए थे. एलियट्स थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी नो लॉन्गर सीम टू बी द डिवाइन वर्ड पोइट्स वर रिक्वायर्ड टू फॉलो. अब एलियट का जो टी.एस. एलियट का जो काम था ना, वो बहुत इम्पर्सनल काम था. इम्पर्सनल मतलब वो अपने जो इमोशंस थे उनको वो नहीं बताते थे. वो सब्जेक्टिव पोइट्री उनकी नहीं थी, ऑब्जेक्टिव थी. बहुत बार बार की वो बातें करते थे. तो इसमें बोला है उनको, उनकी जो इम्पर्सनैलिटी वाली थ्योरी थी ना, इसको लोग अब फॉलो नहीं कर रहे थे, पोइट्स फॉलो नहीं कर रहे थे. इट फेल इनटू इट्स प्रॉपर प्लेस एंड केम टू बी रिगार्डेड एज जस्ट अ थ्योरी एंड नो मोर. अब इसको थ्योरी ही माना जाता था, इससे ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया जाता था. फ्रॉम द इम्पर्सनल मोड देयर केम अ शिफ्ट फ्रॉम टूवर्ड्स द पर्सनल मोड. अब इम्पर्सनल से क्या है, वो पर्सनल मोड में आ गए. From the outer wasteland to the wasteland within. From the global themes related to Jerusalem, Athens, Vienna and London to themes related to the heart and soul of the people. अब देखो ना कैसे शिफ्ट हो गया. जहाँ थीम जो है वो कोई कंट्री होती थी, अब जो थीम है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द पोएट. अब थीम्स जो है वो पोएट के हार्ट या सोल से रिलेटेड हो गया, बहुत ही पर्सनल हो गया. The year 1959 may be regarded as a watershed. Watershed means watershed होता है historical कोई change होना या turning point है ना, in the history of literature, because it was in this year that two important events took place which shaped the nature of poetry to be written subsequently. 1959 में क्या हुआ कि दो ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से बिल्कुल ही शेप चेंज हो गई. पहला इवेंट था कि लाइफ स्टडीज़, ओके आई विल रीड इट. द फर्स्ट ऑफ दीज इवेंट्स वाज द पब्लिकेशन ऑफ लाइफ स्टडीज़ बाय रॉबर्ट लोवेल, which started a new kind of poetry, marking a significant departure from the complex symbolism and the formal language and the style of T.S. Eliot. तो T.S. Eliot की जो फॉर्मल स्टाइल था, सिम्बोलिज़म था, कॉम्प्लेक्स सिम्बोलिज़म था, उस सब को छोड़ दिया गया और एक लाइफ स्टडीज़ लिखी थी रॉबर्ट लोवेल ने, उसको पब्लिश किया गया और एक नई तरह की पोइट्री स्टार्ट हो गई थी. फोकसिंग अटेंशन ऑन इट्स ओन सेल्फ, लोवेल चूज टू लुक इनवर्ड रादर देन आउटवर्ड. अब लोवेल का जो था ना वो फोकस फिर सिर्फ अपनी तरफ था. Consequently, his work moved away from the classical stance, becoming more personal and more private. तो classical को छोड़ के वो प्राइवेट और पर्सनल बातें करने लगे थे, लिखने लगे थे पोइट्री. लोवेल became an important influence on the poets of the 60s, bringing about an intense breakthrough into very serious, very personal. तो वो मतलब काफ़ी प्रभाव डाला उन्होंने उस टाइम के पोइट्स पे, और एक इंटेंस मीन्स एक बहुत ही सीरियस और वेरी पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस, इस तरह की वो पोइट्री लिखने लगे. नाउ, और इस तरह की पोइट्री को लिखना बहुत ही टैबू समझा जाता था, अवॉइड किया जाता था. एज सिल्विया प्लैथ सॉ इट. सिल्विया प्लैथ जो थी वो ये मानती थी कि इस तरह की पोइट्री लिखना जो है बहुत ही अवॉइड किया जा रहा था उस टाइम पे. सिल्विया प्लैथ एंड एनी सेक्सटन, ये दो जो
जो पोएटेस थी केम अंडर हिज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस when they attended Lowell's poetry classes in Boston. They looked upon Lowell as a मेंटर. जब उन्होंने बॉस्टन में उनकी क्लासेस ली ना, मीन्स लोवेल की क्लासेस ली थी सिल्विया प्लैथ एंड एनी सेक्सटन ने, तो उन्होंने उनको अपना मेंटर मान लिया. मतलब वो इतनी इन्फ्लुएंस हो गई थी उनकी पोइट्री से. ठीक है. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1959 रिलेटेड टू एलन गिन्सबर्ग. एलन गिन्सबर्ग से रिलेटेड है, जो कि पोइट है वेरी डिफरेंट फ्रॉम लोवेल. इन दोनों की पोइट्रीज तो डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट थी. हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे डिफरेंट थी. हु ऑल्सो अंडरमाइंड द एस्टेब्लिश पोइटिक नॉर्म्स ऑफ द टाइम बट इन हिज ओन वे. मतलब उनका भी लिखने का तरीका बहुत अलग था, पर उनके लिखने के तरीके में जो लोवेल थे उनसे अलग था. ठीक है. अ पोइट्री रीडिंग बाय हिम, उन्होंने ना एक पोइट्री, जब वो पोइट्री रीड करते थे या उन्होंने जो पोइट्री रीड की थी वो कंट्रोवर्शियल पब्लिक अफेयर बन गया था. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पोइट्री जब रीड की थी, एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक अफेयर बन गया था. और उन्होंने हाउल करके एक HOWL करके एक पोम पढ़ी थी. तो विद हिज रीडिंग ऑफ हाउल, ऐसे बोलते हैं, विद हिज रीडिंग ऑफ हाउल गिन्सबर्ग चेंज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री. उन्होंने पोइट्री के कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया. उन्होंने क्या है ना इसमें जैसे पोइट्री को इसमें लिखा गया है कि डिस्कार्डिंग, उन्होंने डिस्कार्ड किया था कन्वेंशनल फॉर्म्स एंड थीम्स को. गिन्सबर्ग इम्पार्टेड अप टू पोइट्री न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल इंटेंसिटी. मतलब पहले जो थे ना वो इस अलग तरह से पोएम को समझा जाता था, लेकिन गिन्सबर्ग ने इसको एक पोइट्री को एक फ्रीडम दी, एक स्पिरिचुअल इंटेंसिटी दे दी. एंड टेकिंग इट आउट ऑफ स्टफी क्लासरूम्स ऑन टू द ओपन स्टेज. वो ओपन स्टेज पे उसको लेकर आ गए थे, है ना. चलो ये हो गया. अभी हम करेंगे द वेस्टलैंड विद इन. वेस्टलैंड विद इन, हम सबको पता है कि T.S. एलियट ने जो वेस्ट लैंड लिखी थी वो वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी. और उसमें उसको पढ़ने के बाद ना लोगों के मन बहुत ख़राब हो जाते थे. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता रही हूँ ये. अच्छा, इसमें हम अभी रीड करेंगे द वेस्ट लैंड विद इन. इट वॉज रॉबर्ट लोवेल हु फर्स्ट सॉ द हॉरर, द बोर्डम एंड द ग्लोरी ऑफ एलियट्स वेस्ट लैंड. जो मैंने अभी आपको बताया कि उसको पढ़ने के बाद बोर हो जाते थे लोग, उनको मतलब हॉरर होता था, है ना. ओके. तो लाइफ स्टडीज़ जो रॉबर्ट लोवेल ने लिखी थी कनेक्ट्स द meaninglessness and hollowness of the outer world to the existing despair within. जितना बाहर उन्होंने बताया था ना वेस्टलैंड में कि मीनिंगलेसनेस है, हॉलोनेस है बाहर की दुनिया में, उतना ही एक्सप्लोर किया है रॉबर्ट लोवेल ने अपने अंदर को, कि हमारे अंदर कितनी मीनिंगलेसनेस है और कितनी हॉलोनेस है. उसको उन्होंने, मतलब ये बिल्कुल उल्टा है. T.S. एलियट जो है वो बाहर की हॉलोनेस की बात करते हैं, और लाइफ स्टडीज़ में रॉबर्ट लोवेल जो है अंदर की हॉलोनेस की बात करते हैं. ठीक है. अनेबल टू फाइंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, लोवेल लुक्स फॉर स्टेबिलिटी एंड रीएश्योरेंस इन हिज फैमिली, हिज बैकग्राउंड एंड द न्यू इंग्लैंड ट्रेडिशन रिप्रेजेंटेड बाय हिज एंसेस्टर्स. अब जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर के बाद किसी की भी लाइफ में ऑर्डर नहीं आ रहा था, सिक्योरिटी नहीं आ रही थी, है ना. तो लोवेल जो है वो इसी स्टेबिलिटी को, इस रीएश्योरेंस को अपनी फैमिली में, अपने बैकग्राउंड में, न्यू इंग्लैंड में पाना चाहते थे. ठीक है. हिज पोइट्री दस इन इज़ अ रिग्रेसिव मोमेंट. उनकी जो पोइट्री थी ना एक तरह से रिग्रेसिव मोमेंट थी. रिग्रेसिव मीन्स रिटर्न, मतलब वो चाहते थे कि वापस ये चीज़ें आ जाए. रिग्रेसिव मीन्स वो चाहते थे वापस ये चीज़ें आ जाए. अवे फ्रॉम द ब्रॉड कैनवस ऑफ द वर्ल्ड टू अ नैरोअर फैमिलियल कैनवस. तो जो बाहर घट रहा था ना, तो वो चाहते थे कि उनके अंदर ये सब चीज़ें मीन्स शांति हो जाए. ठीक है. बट एट
all times, Lowell retained his एक minute just common sense attitude and keeps his feet firmly rooted in the reality of everyday life. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी. अभी हम समझ गए ये चीज़ क्या है. तो ये जो है ना एवरीडे लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं उसको अच्छे से समझना चाहते थे और उसी तरह की ये पोएम्स लिखते थे. विथ थियोडोर रॉथके देर इज़ मोर ऑफ एन एस्केपिस्ट मोमेंट. अच्छा ओके, यहाँ पे ना एक्चुअली दोनों पोइट जो रॉबर्ट लोवेल एंड थियोडोर रॉथके का डिफरेंस बताया हुआ है. With Theodore Rothke, there is more of an escapist moment. The Lost Son and other poems were published in 1948, but its full impact was felt only after the publication of Lowell's Life Studies. उन्होंने अभी वो एस्केपिस्ट मोमेंट अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है ये. तो उन्होंने द लॉस्ट सन एंड अदर पोएम्स लिखी थी जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी. इसका जो फुल इम्पैक्ट है वो लाइफ स्टडीज़ के पब्लिश होने के बाद ही लोगों को समझ में आया था. द डिफरेंस बिटवीन लावेल एंड रोथके लाइज इन दैट वेयर इज Lowell regresses into history, family history, and also autobiography. रोथके escape is into the world of nature. अब ये जो लाइफ स्टडीज़ में ना ये ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में लिखना शुरू किया था इन्होंने, लोवेल ने. लेकिन रोथके ने जो है ना नेचर के बारे में लिखना शुरू किया था. इट मे बी सेड दैट रोथकेज इज़ अ रिटर्न टू वर्ड्सवर्थियन आइडल. मतलब वर्ड्सवर्थियन स्टाइल में ही वो लिखते थे, बट उनका फिर भी वर्ड्सवर्थ से भी हटके था, है ना. क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स तो लिखे थे, लेकिन उनका स्टाइल अलग था रोथके का. सो इन अ डिफरेंट वे इज़ लॉवेल्स का भी डिफरेंट था. If the prelude is Wordsworth's spiritual autobiography, life studies is a record of Lowell's emotional history. उन्होंने अपनी इमोशनल हिस्ट्री उसमें डाल दी है. As in Wordsworth, in Lowell work too, one may easily detect the presence of egotistical sublime. Egotistical sublime क्या होता है? Means self-centered nature. But not so in the case of Rothke, where the poet's personality remains in the background while the plants and roots and creatures of the greenhouse speak on his behalf. Rothke कैसे लिखते थे? वो नेचर के बारे में लिखते थे, लेकिन वो अपने बारे में नहीं लिखते थे. वो प्लांट्स, रूट्स वगैरह, क्रिएचर ऑफ द ग्रीन हाउस वगैरह के बारे में वो ज़्यादा लिखते थे. ओके. और एक फ़र्क है प्रिल्यूड में कि प्रिल्यूड जो थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और वो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी थी, और लाइफ स्टडीज़ जो थी लॉवेल ने लिखी थी और वो इमोशनल हिस्ट्री थी. और जो रोथके ने लिखी थी वो नेचर के बारे में थी, और लेकिन वो अपने बारे में नहीं बोलते थे, वो प्लांट्स के बारे में बताते थे. द पर्सनल वॉइस अनलाइक दैट ऑफ लॉवेल speaks occasionally but without asserting itself into too abrasive a manner. ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं. चलो, नाउ origins of confession पढ़ेंगे.